नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। और राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा आपसे सरोकार रखती हैं, जी हां, जो दिन भर की सुर्खियों में रहती हैं। बात होगी चंडीगढ़ की, देहरादून की, भोपाल की, मुंबई की और रायपुर की, यानी कि राजधानियों की बात होगी। जी हां, राजधानियों में वो खबरें जो सीधे तौर पर सुर्खियों में रहेंगी दिन भर। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो पंजाब हरियाणा में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और यही वजह है कि एक के बाद एक किसानों के जो जत्थे हैं वो एकत्रित होते हुए केंद्र पर सीधा दबाव बना रहे हैं। जी हाँ, केंद्र ने किसानों को निमंत्रण भेजा है इन किसानों से बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए। किसानों का जो जत्था है वो पहुंचेगा दिल्ली और बातचीत होगी केंद्रीय डेलीगेशन से। अगली बात की जाए देहरादून की तो आपको बता दें कि पहाड़ों में अनलॉक 5 के बाद अब रौनक बढ़ना शुरू हो गई है। लॉकडाउन में पहाड़ पूरी तरह से सूने पड़े थे, लेकिन अब सैलानियों का वहां पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर हम लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि देखिए किस तरह से अभी भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं ग्रामीण। दूरस्थ इलाकों की अगर बात की जाए तो आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और यही वजह है कि कई जगह तो चुनाव का बहिष्कार करने तक की बात कह दी गई है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। यहां पर भी अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर में सीधे तौर पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है पुलिस। आपको ये बता दें कि साइबर क्राइम में मुंबई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पर। उसकी गिरफ्तारी पुणे से हुई है। जबकि रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में लगातार जो अपराधों का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। खाकी का इकबाल फिर से कटघरे में खड़ा है। और चलिए इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात होगी चंडीगढ़ की। जी हां, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान नेताओं की दिल्ली में केंद्र के साथ बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को किसानों के 29 जत्थेबंदियों ने एक बड़ी मीटिंग करके इस पर सहमति जताई। किसान नेताओं का कहना है कि वह सीधे तौर पर केंद्र से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि बाद में केंद्र ये ना कहे कि किसानों ने बैठक करके समस्या का हल निकालने का प्रयास नहीं किया। साथ ही केंद्र से मांग की जाएगी कि इस कानून को सीधे तौर पर सिरे से खारिज किया जाए, रद्द किया जाए और एमएसपी को लीगल करने को लेकर कानून बनाया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। ऐसे में किसानों ने सीधे तौर पर उग्र होते हुए ये कहा है, हालांकि हम बैठक करेंगे, हम मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम इन कानूनों को किसी भी तरह से अपनाएंगे नहीं जब तक इनमें संशोधन नहीं होता और इन कानूनों को रद्द करके दूसरे कानून नहीं लाए जाते। एमएसपी को लीगल किया जाए ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। पंजाब में तो किसानों ने चक्का जाम करके रखा है। ट्रेन की पटरियों पर लेटे हुए ये किसान जहां पर इन्होंने डेरा जमा दिया है, सीधे तौर पर चक्का जाम की ये तस्वीरें भी हैं और किसान लगातार आंदोलन कर रहा है पंजाब का। ऐसे में पंजाब से जो किसानों के आंदोलन की तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर हम लगातार हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में केंद्र ने मुलाकात करने की भी बात कही है। किसानों के जत्थों के जो शीर्ष नेतृत्व के जो किसानों के शीर्ष नेता हैं वो सभी लोग जाएंगे और 29 जत्थों ने सहमति जताई कि एक बार बैठक कर लेनी चाहिए ताकि केंद्र को ये ना मिले मौका कि कहीं आप लोगों ने इस पूरे मामले पर सहमति बनाने के लिए किसी भी तरह की बैठक या फिर कोई भी हल नहीं निकालने के लिए आप लोगों ने पहल नहीं की थी। यही वजह है कि किसान पहुंचेंगे और बैठक होगी। दिल्ली में ये बैठक की जाएगी। साथ ही किसानों ने कहा है कि किसी भी तरह से इन कानूनों को अपनाया नहीं जाएगा, इनका विरोध लगातार जारी रहेगा और एमएसपी को लीगल करने को लेकर हम अपनी बात रखेंगे। चंडीगढ़ लिए चलेंगे विनीत कपूर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। विनीत, अब किसानों के 29 जो जत्थे हैं उन्होंने कहा है, सहमति जताई है कि दिल्ली में एक बार बैठक कर ली जाए ताकि केंद्र को ये अवसर ना मिले, ये मौका ना मिले कि आप लोगों ने पहल नहीं की थी। हालांकि विरोध लगातार जारी इन कानूनों का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कानूनों की बात करें तो इसको लेकर जिस तरह से आज केंद्र की तरफ से किसानों की पंजाब की जो 29 जत्थेबंदियां हैं उनको बुलाया गया है। बुलाकर कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आकर विचार विमर्श करो, टेबल टॉक करो ताकि इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाए। यहाँ पर केंद्र ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन कानूनों में ऐसा खास क्या है जिससे किसानी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। किसानों को किस ढंग से आज़ादी मिलेगी, किस ढंग से किसान
मंडियों से बाहर अपनी फसल बेच पाएंगे, जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी वो किस तरह से किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगी, यानी इन तमाम मसलों के ऊपर आज तकरीबन 11:30 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक में इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। केंद्र जहां अपनी बात रखने का प्रयास करेगा, वहीं किसान जो है वो अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर कल भी किसानों की जो 29 से 30 जत्थेबंदियां हैं उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक की गई थी, जिस बैठक के अंदर सीधे तौर पर यही फैसला लिया गया कि केंद्र के साथ कम से कम बातचीत तो करें, क्योंकि बातचीत से समस्या का हल निकलता हुआ नजर आता है। साथ साथ यहां पर किसान जत्थेबंदियों का यह भी कहना था कि वो बातचीत इसलिए भी करना चाहते हैं कि बाद में केंद्र ये कहता हुआ नजर ना आए कि किसानों की तरफ से टेबल टॉक करके समस्या का हल करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन यहां पर किसानों की तरफ से स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि एमएसपी को लीगल किया जाए, यानी एमएसपी पर ही फसलों की खरीद होती नजर आए, इसको कानून में शामिल किया जाए। इसको लेकर कानून बनाया जाए कि कोई भी अगर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, अगर वो एमएसपी से कम दामों पर जो किसान की फसल खरीदती है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार किसान के पास हो। इसके अलावा इन कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने की बात की जा रही है और किसानों की जो इच्छा है उसके अनुरूप, उनकी जो मांग है उसके अनुरूप कानून बनाए, तभी किसान जो है वो इसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। आज अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इसी बैठक के बीच में सीधे तौर पर जो किसानों के प्रदर्शन है, जो पंजाब में होते नजर आ रहे हैं, जो हरियाणा में होते नजर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन जारी रहेंगे। रेलवे ट्रैक पर अभी भी धरने जो हैं वो जारी रहेंगे। और अगर आज की बैठक के अंदर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता तो आने वाली 15 तारीख को किसान चंडीगढ़ के अंदर फिर से मौजूद रहेंगे और एक बड़ी बैठक करके अगली रणनीति का ऐलान करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक बीड़ा और उठाया गया विनीत, केंद्र की ओर से खबर यह भी है कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में वो जाएंगे, किसानों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कानून है वो आपके लिए लाभप्रद है, यानी कि वो आपके लिए अहितकारी नहीं है, हितकारी है। ऐसे में वो भी एक कार्यक्रम का दौर चलेगा। देखिए 8 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है बीजेपी की तरफ से कि 8 मंत्री जो हैं वो पंजाब में जागृति अभियान जो है वो चलाते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि जागृति अभियान किसानों के बीच में लाने की काम करे। लेकिन जिस तरह से किसानों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहां के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के नेताओं का गांव के अंदर प्रवेश जो है वो वर्जित है, यानी उनके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं की जा सकती। उनके किसी भी बहकावे में किसान जो है वो आने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब क्या एमएसपी को कानूनी रूप से लीगल नहीं किया जाता तब तक वो किसी तरह की बातचीत टेबल पर बैठकर करने को तैयार नहीं है। साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से कानून बनाए गए हैं केंद्र की तरफ से और इसमें किसानों की राय नहीं ली गई, तो ऐसे में इस पर भी विचार करने की जरूरत है और जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक भी वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली के अंदर। इस बैठक के अंदर तमाम मसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की रणनीति ऐलानी जाएगी। तो उसमें देखने वाली बात रहेगी कि क्या केंद्र आज किसानों को समझाने में कामयाब हो पाता है। अगर नहीं हो पाता तो फिर किसानों का अगला रुख क्या रहता है, ये भी एक अहम रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है उनका विरोध होना लाजमी है अगर इस बैठक के अंदर किसी तरह की सहमति बनती नहीं नजर आती, क्योंकि पहले भी पंजाब के अंदर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो बीजेपी नेताओं का घेराव कर चुकी हैं। बीजेपी नेताओं का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, उनको काली झंडियां तक किसान जो हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब तो पंजाब की कैप्टन सरकार को भी अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि कैप्टन सरकार ने किसानों के साथ जो वादे किए थे उन वादों को जल्द पूरा करें। अगर नहीं किया जाता तो फिर 15 तारीख को यह भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस ढंग से कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका घेराव किया जाना है। जी बिल्कुल विनीत। और जो 13 तारीख को जो बैठक हुई, यानी कि जो कल बैठक हुई थी 29 जत्थेबंदियों के किसानों के, उस बैठक में क्या हरियाणा के किसान जत्थेबंदियां भी थीं या फिर सिर्फ पंजाब के ही थे? क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं कि पंजाब के जो किसान हैं वो तो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हरियाणा में बलपूर्वक कह लिया जाए, प्रशासनिक तौर पर कह लिया जाए, किसानों को रोकने की, उनकी आवाज को दबाने का काम जरूर किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की कल 30 किसान जत्थेबंदियां जो है वो इसी बैठक का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही थी। हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां जो है उनको इस बैठक में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि इसको लेकर पहले कुछ किसान जत्थेबंदियां जो है वो विरोध जताती हुई नजर आ रही थी, सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही थी कि केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब में नहीं हरियाणा में भी किसान जत्थेबंदियां जो है वो इन कानूनों का विरोध करती नजर आ रही है। तो ऐसे में उनके साथ बातचीत होनी भी जरूरी थी, लेकिन उनको बिल्कुल। जिस तरह से नहीं बुलाया गया तो एक बड़ा सवाल था कि क्या केंद्र जो है वो इस आंदोलन को बांटने की मंशा से इस तरह की मीटिंग को आयोजित कर रहा है। लेकिन अब सीधे तौर पर किसान जत्थेबंदियां जो पंजाब की हैं वो जरूर बातचीत करने को तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि वहां पर यह भी कहा जाएगा कि हरियाणा और अन्य प्रदेशों की जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनके नेताओं को भी आमंत्रित किया जाए, उनकी राय लेने का भी प्रयास किया जाए, क्योंकि केवल पंजाब में प्रदर्शन नहीं हो रहा, हरियाणा के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है, अन्य राज्यों के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा एक और जो कह सकते हैं कि नवंबर के अंदर एक बड़े राष्ट्रव्यापी जो कह सकते हैं चक्का जाम है उसकी कॉल भी दी गई है। 9 तारीख को एक बड़ा राष्ट्रव्यापी चक्का जाम होगा अगर केंद्र मानने को तैयार नहीं होता, यानी सीधे तौर पर पूरे देश के किसानों को लामबंद करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और जिस तरह से दिल्ली को घेरा जा रहा है, पंजाब को घेरा जा रहा है, अन्य कई राज्यों के अंदर भी अब आवाज उठनी शुरू हो गई है। तो आने वाले दिन केंद्र के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी भरे रह सकते हैं, क्योंकि अगर किसान राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हैं, राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करते हैं, तो फिर उसका प्रभाव जरूर देश पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी विनीत, ऐसे में जो लगातार आप ये सारी चीज़ें तो बता ही रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए, जो आपने इशारा किया कि किसानों ने यह भी कह दिया है कि हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार को ही, बीजेपी यानी कि बीजेपी के साथ साथ यहाँ कैप्टन सरकार ने भी हमसे वादा किया था, ये हमारे वादे पूरे नहीं होते तो कैप्टन सरकार का भी घिराव होगा, कांग्रेस के बड़े लीडरों का भी घिराव होगा। ऐसे में मुश्किलें तो बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि एक तरफ तो किसान सीधे तौर पर चक्का जाम की स्थिति में है और लंबा टाइम हो गया किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। ऐसे में प्रदेश की सेहत पर भी बड़ा नुकसान। बिल्कुल देखिए, प्रदेश की सेहत पर तो नुकसान जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रदेश के थर्मल प्लांट हैं उनसे कोयला जो है वो लगातार खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूरिया जो है वो केवल 10 से 20% ही हमारे गोदामों में पड़ा है, यानी गेहूं की जो बिजाई है उसमें किसानों को प्रॉपर ढंग से यूरिया भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कोयले की अगर ज्यादा कमी होती है तो फिर ब्लैकआउट की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। हालांकि नेशनल ग्रिड्स की बात करें तो वहां से जरूर बिजली जो है वो प्रदेश सरकार को मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई में ही ये सिचुएशन है कि कोयला खत्म होने की कगार पर है और यूरिया जो सरकार है उसके पास नहीं है, तो ऐसे में जरूर एक बड़ी परेशानी रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार को जो अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अपने जो वादे किए थे, यानी सबसे बड़ा वादा यह किया था कि विधानसभा का एक विशेष सेशन बुलाएंगे जिसके अंदर यह फैसला लिया जाएगा कि ये जो कानून है ये पंजाब में लागू नहीं होंगे। तो इसको लेकर प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा और विकल्प ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, ऐसे पंजाब के अंदर कौन सा एक्ट बनाया जाए जिस वजह से ये जो कानून है ये पंजाब में लागू ना हो सके। दूसरा ये फैसला लिया गया था कि इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन अभी तक चुनौती नहीं दी गई है। तो इन्हीं दोनों मसलों पर पंजाब सरकार को घेरने की रणनीति, और अगर ऐसा होता भी है विनीत पंजाब में, तो ये अकेले फिर पंजाब में नहीं होगा, जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां हर जगह यही स्थिति देखने को मिलेगी। फिर चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, हरियाणा नहीं, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी यही स्थिति बनेगी। जब अगर पंजाब में इस तरीके का कोई प्रावधान आता है तो जाहिर तौर पर वहां पर भी यही हालात होंगे। बिल्कुल यही हालात होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी की मंशा रहेगी कि अगर किसान कहीं ना कहीं किसानों के मसले पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर बीजेपी जो है वो किसानों की सपोर्ट में खड़ी हो और अपनी जो सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खुलती हुई नजर आए। तो राजनीति है, राजनीति इस मसले पर होती नजर आ रही है। कल भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला था कि बीजेपी बनाम कांग्रेस जो है वो ये मसला बनता नजर आया था कि एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो धरना जाम करते हुए कैप्टन सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो ऐसे में राजनीति जरूर होगी, लेकिन असल मुद्दा है किसानों का, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किसानी पर टिकी है। तो ऐसे में किसान को लेकर केंद्र की मोदी सरकार आज की मीटिंग में क्या संजीदगी से फैसला लेती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये कानून बदले नहीं जाते, इसी तरह से प्रदर्शन रहते हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो देश हो, और साथ
साथ ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं ये भी और ज्यादा तीव्र होते हुए विनीत, नजर जो आएंगे। किसानों की मांग है, अगर उनको मान लिया जाता है तो सीधे तौर पर उसका पूरा क्रेडिट पंजाब के किसानों को जाना चाहिए। पंजाब के किसानों ने चक्का जाम किया है, रेलवे ट्रैकों पर अपने डेरे जमा दिए हैं, जत्थेबंदियां लगातार आंदोलन कर रही हैं, लाठी खा रहा है किसान और तमाम सारी बीमारियों से भी लड़ रहा है। कोविड जैसी महामारी के बीच में भी किसान सड़क पर है, तो ये भी पूरा क्रेडिट पंजाब के किसानों को ही जाएगा अगर किसी तरह का कोई प्रावधान होता है। क्योंकि बाकी राज्यों के हमने हालात देखे हैं, बाकी राज्यों में तो स्थिति बहुत अलग है, जबकि पंजाब में बिल्कुल एकदम अलग है और जाहिर तौर पर पंजाब के किसान हैं जो उग्र होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो किसानों की मांग है वो पूरी तरह से मान लिया जाए और उनमें प्रावधान करके किसानों को उनका हक दिया जाए और ऐसे में इसका क्रेडिट, इसका जो श्रेय है वो पंजाब के किसानों को मिले। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में अनलॉक 5 यानी कि 5वें चरण में पर्यटन के लिए छूट का जो दायरा है वो बढ़ाए जाने के बाद पहाड़ फिर से गुलजार होने लगा। जी हां, पर्यटकों की आमद से पहाड़ चहचहाने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह में पहाड़ की तरफ सैलानियों का रुझान बढ़ा है और इससे होटल कारोबार में भी 30% का उछाल देखने को मिला। पर्यटन को मिली गति से दून और मसूरी के होटल व्यवसायियों के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने लगी है। बेहतर भविष्य को लेकर होटल व्यवसायियों को पूरी उम्मीद है कि दशहरा और दिवाली पर कारोबार और बढ़ेगा। आपको ये बता दें कि मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों की जो पसंदीदा जगह है वो है जाहिर तौर पर मसूरी और ऋषिकेश। यहाँ पर सैलानियों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। सैलानी लगातार मसूरी और ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे अनलॉक 5 में जो शिथिलता बढ़ती गई, उसके साथ आपको ये बता दें कि सैलानियों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अब सैलानी पहुंच रहे हैं और जो कारोबारी हैं उन्होंने भी अपने दुकानों को सजा दिया है। हालांकि तमाम नियमों के बीच यहाँ पर जरूर वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा कराया जा रहा है, लेकिन अब सैलानियों के पहुंचने के बाद पहाड़ गुलजार होता नजर आ रहा है। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी प्रतीक पाठक हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रतीक, गुलजार होता नजर आ रहा है पहाड़। पिछले 2 सप्ताह में आमद बढ़ी सैलानियों की और चेहरे खिले हैं व्यापारियों के। बिल्कुल सुनील, 5.0 की गाइडलाइंस के बाद पहाड़ों पर एक बार फिर से रौनक लौटी है। मंसूरी हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से व्यवसायी, जो होटल व्यवसायी हैं जिससे सरकार का रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां पर मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो अब खुश होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले दिनों की मैं बात, अगर अनलॉक की बात मैं करूं तो उस वक्त 10% ही ऐसे थे जो व्यापारी थे, जो 10% ही कारोबार किया जा रहा था, लेकिन अब ये उछाल 30% तक पहुंच गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी इसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है तो तमाम सारे जो व्यवसायी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। मंसूरी का क्षेत्र देखा जा सकता है कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता जा रहा है और सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। और जहां पर देखा जाए 24 अक्टूबर के बाद से नवरात्रि शुरू होनी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल से आने वाले लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ का पहाड़ों का रुख करते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते की जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो बड़ी संख्या में वो प्रवासी यहाँ पर यात्री पहुंचते हैं। तो कहा जा सकता है अक्टूबर के बाद से ये रौनक और बढ़ सकती है। व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है, पंकज गुप्ता का, कि वो अब ये संख्याएं बढ़ेंगी तो तकरीबन 40 से 50% तक इसमें मुनाफा हो सकता है और यात्री बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा देखा जा सकता है कि व्यवसायियों के चेहरे पे रौनक देखने को मिल रही है। साथ ही सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और आर्थिक स्थिति उत्तराखंड की पटरी पे आती नजर आने वाली है। जी प्रतीक, लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब कोरोना के साथ ही जीना है, कोरोना के साथ ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से कोरोना काल चला है, लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ी हैं, कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़े हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर अब लोगों को समझ में भी आ रहा है कि उनको एहतियात खुद करना होगा। सरकार के साथ साथ जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से तय करना होगा, क्योंकि कोरोना काल ने जहां लोगों की जिंदगियां भी छीनी है तो कुछ लोगों को सिखाने का भी काम किया है।
अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पटरी पर सरकार को लाना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल को खोलना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से लोग डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे थे, ऐसे में घूमने के लिए जो पर्यटन स्थल खोले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अब उनकी मानसिक स्थितियां भी सही होंगी, लिहाजा इसके कि लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं सुनील, लगातार जो पिछले सालों की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 80% का ये कारोबार व्यवसायी का होता था, लेकिन ये घटकर तकरीबन 30% पहुंचा है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि अक्टूबर से जनवरी तक ये फीसद बढ़ सकता है, क्योंकि होटल व्यवसायियों की अगर मैं कारोबारियों की अगर बात करूं तो तकरीबन एक दिन में प्रतिदिन 30 लाख रुपए प्रति दिन कमाया करते थे, लेकिन अभी संख्या काफी घट गई है, तो मुनाफा अब उनको होने की उम्मीद जताई जा सकती है। और ये अक्टूबर के माह में 40% अगर होता है तो काफी रौनक बढ़ी है। और अर्थव्यवस्था लगातार उत्तराखंड की देखी जा रही थी, काफी बुरी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हो रही थी, कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। लेकिन अब ये उम्मीद दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को उससे उभरता हुआ मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े भी अगर मैं सुनील बात करूं, आंकड़े भी लगातार कम हो रहे हैं। जो प्रतिदिन 1000 का जो आंकड़ा संक्रमण का पहुंच रहा था वो अब 500 के लगभग पहुंच गया। तो ये सिमटता भी जा रहा है। दिवाली का त्योहार नजदीक आने वाला है और बाजारों में रौनक भी अब देखने को मिलने लगी है। जी प्रतीक, क्या ये माना जाए कि पिछले दिनों के मुकाबले इस बार जब सैलानी पहुंच रहे हैं तो उन्हें अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है, क्योंकि व्यापारियों का जो कारोबार ठप पड़ा था उन्होंने कुछ चार्ज बढ़ाए हैं, या फिर सामान्य है सब कुछ और कमी देखने को मिली है? बिल्कुल सुनील, पिछले बार की अपेक्षा की अगर बात करूं, सैलानी उस संख्या में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी जो सामान्य रेट है उसको निर्धारित किया गया है। और सरकार ने भी इस तरीके से कहा है कि जो सैलानी है लगातार उनको पहुंचे और प्रोत्साहन उनका किया जाए। और सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं भी उसको लेकर आए हैं। साथ ही जो पर्यटक स्थल हैं उनमें कहीं ना कहीं जो कमियां देखने को मिल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी भी छूट देते नजर आ रहे हैं। लिहाजा इसकी कि कल मंसूरी में काफी भीड़ भाड़ थी और जो ऑनलाइन प्रक्रिया होटल की होती है वो तकरीबन सारे होटल से भरे मिले हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों अगर एक महीने पहले की अगर हम बात करते तो 1 से 2 होटल ही थे जो तकरीबन भरे हुए रहते थे। अब ये होटल 25 से 30 तकरीबन कमरे इनके भरे हुए मिल रहे हैं। तो फिलहाल उम्मीद उनको भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में कहीं अगर वो रेट बढ़ाते हैं तो सैलानियों का कहीं ना कहीं आना कम हो सकता है। लिहाजा रेट वही रहेगा फिलहाल, और सैलानियों को रिझाने का तमाम तरह के प्रयास भी सरकार के साथ साथ और अन्य व्यवसायी भी करते नजर आ रहे हैं। जी और प्रतीक, हमारा मकसद भी ये है कि हम इस खबर को इसलिए भी प्रमुखता दे रहे हैं क्योंकि बाकी तमाम राज्यों के लोगों को, देश भर के लोगों को ये पता चले कि उत्तराखंड में स्थिति अब सामान्य होती नजर आ रही है। धीरे धीरे कोरोना से जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमें कोरोना के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, एहतियात बरतना है। और आप अपने घूमने के लिए अगर उत्तराखंड जाएं तो बखूबी जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं। ऐसे में होटलों की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, होटल मालिकों को क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, प्रतीक ये भी बताएं ताकि दर्शक जो है, जो तमाम सैलानी हैं, वो भी अच्छे से समझ पाएं। 5.0 की गाइडलाइंस आने के बाद सुनील, होटल व्यवसायियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन जिस तरीके से किया जाना है वो किया जाए। बड़ी संख्या में होटलों में एक कमरे पे ना ठहराने का काम किया जाए। साथ ही जो बाहर जो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो की जाए। टॉवल्स जो रखे जाते हैं उन टॉवल्स को लगातार धोने का काम किया जाएगा। और यात्रियों से ये भी कहा जाए कि खुद ही अपने कपड़े लेकर आए या फिर टॉवल लेकर आए तो वो खुद ज्यादा बेहतर होगा। तो तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो सरकार की तरफ से दी गई, उसका लगातार पालन भी किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर जो घूमने वाले यात्री पर्यटक हैं उनको लगातार मास्क लगाने की बात की जा रही है। और जो मास्क लगाते नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में जो पर्यटक क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी है उस पर लगातार कार्रवाइयां करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिनों पहले मास्क को लेकर बड़ी कार्रवाइयां प्रशासन की तरफ से देखी गई थी। तो सारी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। और कहा जा सकता है अगर ये सैलानी बढ़ते हैं तो एहतियात के तौर पर ये बात तो हो गई नियमों की कि आप इन नियमों का पालन करिए, लेकिन मैं होटल जो संचालक हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनको क्या बताया गया है अगर किसी सैलानी की, किसी यात्री की, किसी जो भी वहां पहुंचते हैं लोग प्रवासी, उनकी अगर सेहत खराब होती है या कुछ सिम्टम्स उनको ऐसे दिखते हैं, उसके लिए वो क्या व्यवस्थाएं करेंगे और होटल की क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ऐसे में? बिल्कुल, अगर सिम्टम्स अगर इस तरीके के मिलते हैं कि कोरोना के अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो तत्काल आप नजदीकी प्रशासन को इसकी जानकारी देंगे। होटल से व्यवसायी के साथ साथ उनको नंबर भी प्रोवाइड कराए गए हैं स्वास्थ्य विभाग के कि अगर कोई यात्री या पर्यटक को इस तरीके की अगर उसको सिम्टम्स मिलते हैं तो वो तत्काल फोन करके प्रशासन को बताए। साथ ही थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था खासतौर पर की गई है। होटलों के साथ साथ नजदीकी जो कोविड सेंटर है वहां पर भी उनको जानकारी दी जा सकती है, जिसके बाद उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। आइसोलेट सेंटर
भी लगातार बनाए गए हैं। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सुनील की गई हैं। जी, होटल व्यवसायियों के माथे पे एक चिंता की लकीर तो जरूर होगी प्रतीक। आपने चूंकि तमाम होटल व्यवसायियों से भी बात की है, दबी जुबान में ही सही, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा होगा, जहां तक मुझे समझ में आया उनके उनके भाव से, कि अगर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बनती है, किसी भी तरह का कोई भी उनके यहाँ पर पर्यटक रुकता है और उसको कोरोना होता है, तो उनके जहन में ये जरूर चिंता है कि कहीं फिर से होटल बंद न कर दिया जाए, सील न कर दिया जाए, चाहे वो महज 24 घंटे के लिए ही सही, लेकिन फिर पर्यटक आने से भी कतराएंगे। तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में जरूर चल रही हैं होटल व्यवसायियों के प्रतीक। होटल व्यवसायियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव पर्यटक निकलता है तो ये काफी बड़ी चिंता है, और तकरीबन 24 घंटे के लिए सीज भी किया जा सकता है, जिसको लेकर थर्मल स्कैनिंग बाहर लगातार की जा रही है। किसी को अगर कोई सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो तत्काल उसको प्रशासन को बताने का काम होटल व्यवसायी करते नजर आ रहे हैं। पंकज गुप्ता का साफ तौर पर कहना है, जो होटल व्यवसायी और एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के सिम्टम्स हो तो उसको छुपाए ना और तत्काल बताएं, क्योंकि होटल व्यवसायों के लिए जो काफी बड़ी चुनौती देखने को मिली है, क्योंकि 10% का जब कारोबार रहा तो चेहरे पे मायूसी साफ। लेकिन प्रतीक, सामान्यतः स्थिति ऐसी नहीं है। सामान्यतः स्थिति ऐसी है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह से वो ग्रसित नहीं है किसी गंभीर बीमारी से, उनके सिम्टम्स ही अलग हैं, पता ही नहीं चलता कि उनको कोरोना है। लेकिन अगर किसी को हार्ट डिसीज है, जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसको सिम्टम्स समझ में आते हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये चीजें फैलती हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत है, बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सुनील, कुछ समझना होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझना होगा, और साथ ही जो पर्यटक स्थल के जो यात्री जो पहुंचते हैं उनको भी कुछ चीजों पे एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी होटल व्यवसायियों की भी नहीं होगी और शासन प्रशासन की भी नहीं होगी। जो घूमने वाले यात्री आ रहे हैं उनको भी इन चीजों को समझना होगा कि पूरी एहतियात के साथ कार्य करें। और जिस तरीके से अभी हालांकि बताना चाहूंगा, जो अक्टूबर के बाद से और सैलानियों की संख्याएं बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर दुर्गा पूजन होता है, जिसके बाद 2 हफ्ते की ये छुट्टी होती है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि तरीके के साथ अगर सैलानी वो अगर आएंगे और अपनी एहतियात के साथ बरतेंगे तो और कहा जा सकता है आर्थिक स्थिति तो साफ सही होगी, और जो होटल व्यवसायी तमाम जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। एहतियातन के तौर पर सभी लोगों को इस चीज को समझना होगा। जी, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपको अगर उत्तराखंड घूमने जाना है तो आप जाइए, लेकिन सीधे तौर पर आपको अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा, अपना बचाव खुद से ही करना होगा। आप लापरवाही मत करिए, क्योंकि खतरा अभी कम नहीं हुआ है, खतरा यूं ही बरकरार है। बशर्ते आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव करना होगा और अपने तमाम सारी सतर्कताओं का ध्यान रखना होगा, तभी आप जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर घूम सकते हैं और वहां का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दावों से परेशान जनता कहती है कि विधायक बनने के बाद प्रत्याशी क्षेत्र से नदारद हो जाते हैं और इससे मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। हालात जस के तस है। जमीनी जनप्रतिनिधियों से लेकर कार्यकर्ताओं में योजनाएं बढ़ जाती हैं, साथ ही जिससे क्षेत्रीय विकास जो है वो सीधे तौर पर अवरुद्ध होता है, रुक जाता है और अपनी अपनी जेबें में भरने लग जाते हैं ये लोग। यही वजह है कि प्रत्याशी चुनना एक मतदाता के लिए अब बहुत ही विकट वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी वहां पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर भाजपा से, किसी ने भी विकास कराकर नहीं दिया है। दावे तो लगातार किए जाते हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता लगातार इन्हीं लोगों पर भरोसा करती है। और आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दो ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि सीधे तौर पर वर्चस्व रखती हैं, दमखम रखती हैं और दोनों के ही बीच में फाइट होती है। कभी जनप्रतिनिधि बीजेपी से हो जाते हैं तो कभी कांग्रेस के हो जाते हैं। सवाल यही है कि जीतने के बाद आखिरकार क्षेत्र की जनता की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब चुनावी समर आता है, यानी कि चुनाव का मौसम आता है, 28 सीटों पर देखिए उपचुनाव हैं और ऐसे में अब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं तमाम दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम वादों की झड़ी लगा रहे हैं, जनता को फिर से वही वादों का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब जनता भी समझ गई है कि जब तक विकास नहीं तब तक वोट नहीं। और सीधा रुख करेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जनता तो समझ चुकी है कि देखिए जब तक विकास नहीं होगा तब तक सीधे तौर पर वोट नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ अब व्यक्ति विशेष वाला मसला है ही नहीं। अब तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी आज़ादी के 70 साल बाद भी लगातार जनता झेल रही है। तो सीधे तौर पर जनता की तो यही मांग है। बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से मध्य प्रदेश के 100 से ऊपर गाँव के सर्वे में हमने मूल रूप से बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र के गांव की बात करें तो यहाँ पर सर्वे किया और यहाँ की जनता की नब्ज पर टटोलने की कोशिश की कि क्या रोक है, क्या वो है, किस ओर जाएंगे। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम दूसरे दल के लोग हों, यहाँ पर जीतने के बाद नदारद हो जाते हैं और 5 साल बाद फिर से नजर आते हैं, फिर उनकी सत्ता चेंज हो जाती है। तो तमाम सवाल जितनी योजना प्रदेश सरकार की चलती है उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वो योजना नहीं आ पाती और मूलभूत सुविधा से यह ग्रामीण वंचित होते हैं और क्षेत्र के लोगों के लिए यह जो समस्या की बात है चुनाव के समय ही उनको रखनी पड़ती है। आज के दौर में उनको ना ही प्रत्याशी से मतलब है, ना ही किसी पार्टी से मतलब है। तीसरा विकल्प नहीं होने के चलते उनको ये तमाम समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। शैलेंद्र, अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, वहां पर किस तरह की समस्याओं का अंबार है, वहां क्या कुछ हालात हैं और किस यहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं वहां किसका वर्चस्व देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुनील जी, अशोकनगर के बाद हम शिवपुरी क्षेत्र पे पहुंचे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आता है। ज्योतिया सिंधिया के बाहुल वाला ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जनता की अगर न बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए सड़क, पानी, ये मूलभूत सुविधा दो है, ये उनके लिए समस्या है। और दूसरी ओर जो योजनाओं की बात करें तो उन योजनाओं का लाभ यहाँ के जो कार्यकर्ता है, तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो ही शेयर ले जाते हैं। मैंने तो एक गांव का सर्वे जो ये किया उसमें ये भी सामने आया कि पीएम आवास के 25 गांव स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन एक भी ग्रामीणों को एक भी गांव नहीं मिलता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या है कि योजनाएं कागज में ये लोग कर देते हो और निचले स्तर पे सरपंच हो या लोकल के वहां के जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, वो चूंकि वो विधायक या किसी रसूखदार से यानी मिले होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी निश्चित नहीं होती और प्रशासन भी दबाव में यहाँ काम करता हुआ नजर आता है। सुनील, देखिए शैलेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो सीधे तौर पर बाबुओं का होता है, कर्मचारियों का होता है, लेकिन मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि की होती है। योजनाओं को लाना, योजनाओं पर अमल करवाना, क्षेत्र में विकास करवाना, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करवाना, ये सारे काम जनप्रतिनिधियों के होते हैं। लेकिन यहाँ तो खाकी के साथ साथ खादी भी मिली हुई होती है और ऐसे में आम आदमी तो अपने आप को ठगासा ही महसूस करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल सुनील जी, साफ है कि आम आदमी केवल ठगा हुआ महसूस ही कर रहा है। अभी वर्तमान के प्रत्याशी पैर पड़ते हैं, वादा करते हैं और फिर 5 साल के लिए जनता को भूल जाते हैं। ये बड़ा सवाल यही उठता है कि योजना का लाभ 700 से ऊपर की योजना है, केंद्र की और स्टेट की सारी योजनाएं, इनका अगर प्रॉपर लाभ उनको मिल जाए तो निश्चित ही उनका विकास होगा। और अगर उनका विकास होगा तो उस जनप्रतिनिधि के लिए सिरदर्द होगा, क्योंकि
जब यानी शिक्षित होंगे लोग, क्योंकि मूलभूत सुविधा शिक्षा की है, और वही जब ग्रामीण में नहीं है, 5 या 10 तक की वहाँ क्लासे, और शिक्षित नहीं होते हैं तो उनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। और ऐसे में यहाँ के मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ग्रामीण शिक्षित हों, और जो उनका वोट बैंक है वो बना रहे। जातिगत या ये लोग तमाम जो जुमलेबाजी करते हैं, या दूसरी ओर अगर हम देखें सुनील जी, तो इनके जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है, कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से कांग्रेस में गए, इससे जनता को सरोकार नहीं है। जनता को सीधे तौर पे ये चाहिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं वहां से कौन प्रतिद्वंदी था जिसने बीजेपी का दामन थामा था, या किस वजह से ये सीट खाली हुई थी, ये भी बताएं। और अभी फिलहाल किन किन दो जो बड़े चेहरे हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी ने अपना मोहरा बनाया है, अपना दाव उन पर खेला है, कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा, जिस तरह से अशोकनगर की सर्वे की बात करें तो वहां पर बीजेपी से विधायक जो है जजपाल जज्जी, वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव हो रहे हैं। उनके विपक्ष में आशा दोहरे हैं कांग्रेस से, जो कि काफी गद्दावर है। उनकी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो उनका जनप्रतिनिधि उनकी सास जज्जी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे शैलेंद्र, या कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे? सुनील जी, जजपाल जज्जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, बिल्कुल, उसके बाद यह सीट खाली हुई थी। और दूसरी ओर यहाँ मुंगावली की जो सीट है, यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह यादव है, पीएचई मंत्री रहे वर्तमान शासन में, ये भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। मुंगावली सीट की यह है। और दूसरी ओर उनके विपक्ष में जो खड़े कन्हैया सिंह लोधी हैं, वो कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए। और यहाँ जो ना तो विकास की बात हो रही है, दोनों जगह अगर हम कांग्रेस की हम बात करें तो केवल गद्दार। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहूंगा, मोर्चा किस किसने संभाला है यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सुनील जी, अशोकनगर सीट की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहाँ पर जन कैंपेन और सभा करते नजर आ रहे हैं, जो कि जजपाल जज्जी के सपोर्ट में हुई। और समर्थन की बात करें तो यहाँ पर कई जो विधायक और जो मतलब प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हो। और इन मॉनिटरिंग के लिए संगठन जिस तरह से काम करता है, उस पर भी ये काम चल रहा है। और बाकायदा कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए तमाम कवायद और तमाम प्लानिंग की जा रही है। तो ये भी चीजें सामने आई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की होगी। गुनाहों की राजधानी में तब्दील होते जा रहे छत्तीसगढ़ में अब कोई रात का इंतजार नहीं करता है। दिन दहाड़े ही राजधानी रायपुर में सरेराह चाकूबाजी जैसी घटना हो जाती है। इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो पूरे प्रदेश के हालात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक को पहले सुनते हैं कि आखिर इन हालातों पर उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, उन्होंने सरकार को कैसे घेरा है, भूपेश सरकार पर उन्होंने किस तरीके के वार किए हैं। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदहाली की स्थिति में है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, चाहे वो ड्रग्स के मामला हो, चाहे वो अन्य अपराध के मामला हो, महिलाओं के दुष्कर्म का मामला हो, और इसी प्रकार से दिन दहाड़े गुंडागर्दी रायपुर के लिए आम बात बन गई है। कल जय स्तंभ चौक की जो घटना है, वास्तविक में पुलिस के पोल और इस सरकार के पुलिसिया व्यवस्था की पोल खोल करके रखती है। शाम को 8 बजे वहां पर यदि हत्या हो जाए और उसके बाद में इतने मनोबल बढ़ा हो अपराधियों का। जय स्तंभ चौक रायपुर का हृदय स्थल है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के साथ में क्राउड की स्थिति रहती है, भीड़ भाड़ वाले स्थान है। और ऐसे जगह में लोग जा करके निडर हो करके यदि अपराध करे और हत्या कर दे, तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रदेश किस स्थिति में जा रही है। पुलिस के भय लगभग समाप्त हो गई है, जिनकी जो इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर अनाचार की घटनाएं लगातार हो रही है, दिन दहाड़े उठाईगिरी हो रही है, और जिस प्रकार से अगवा करके ले जाते हैं, इतने लोगों का साहस बढ़ा हुआ है, अपराधियों का साहस बढ़ा हुआ है।
यहाँ तो अपराधियों का साहस बढ़ा हुआ है। सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी जरीन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरीन, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी है। खाकी का इकबाल सीधे तौर पर कायम नहीं हो पा रहा। अपराधियों में भय नहीं है। समाज मुक्त कहा था कि भय मुक्त समाज देंगे भूपेश सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े ही हत्या हो जाती है। मुक्त समाज नहीं, भय के साथ समाज जी रहा है। लोगों में काफी डर है। आपको अगर मैं आंकड़े बताऊं तो काफी चौंकाने और डराने वाले आंकड़े हैं। एक हफ्ते के अंदर 4 चाकूबाजी की घटना हो जाती है। एक हफ्ते के अंदर एक हत्या हो जाती है। 2 बड़ी किडनैपिंग हो जाती है। एक बड़ा ड्रग्स रैकेट का खुलासा होता है। ब्राउन शुगर जैसी चीज जिससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पूरी तरह से अनजान थी, उसका पूरा का पूरा एक सिंडिकेट निकल के सामने आता है। और हैरानी की बात तब होती है जब इस ड्रग्स रैकेट में पुलिस का आरक्षक भी, जीआरपी का आरक्षक भी शामिल मिलता है। एक छोटी सी बात अगर घूर के देखने की बात पे हत्या जैसी चीज हो रही है। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा का गांजा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अलग अलग जगहों से मिला है, जब्त किया गया है। आरोपी पकड़े गए हैं। 5 बलात्कार की घटनाएं भी हो जाती है। बलरामपुर जिसमें 2 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कोंडा गांव में एक बड़ी बलात्कार की घटना 2 महीने के बाद सामने आई थी। वहीं से कोंडा गांव से रायपुर आते हुए गाड़ी में ही दो लोगों ने एक व्यक्ति के साथ रेप करते हुए रायपुर पहुंचे हैं। तो हालात कुछ इस तरह से होते जा रहे हैं कि जिससे लोगों में भय मुक्त तो नहीं हो रहे हैं, डर के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर दूसरे शहरों से कंपेयर किया जाए तो पूरी तरह से यूपी के मेरठ जैसे शहर इससे पीछे, रायपुर से पीछे हो रहे हैं। कभी शांति प्रिय राजधानी रही जो अब गुनाहगारों का गढ़ बन गई है। गुनाहगारों के लिए महफूज जगह बन गई है। हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि अपराधों का गढ़ बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पुलिस पस्त हो गई है, अपराधी मस्त हो गए हैं, लेकिन ऐसे में सरकार सीधे तौर पर किसी भी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी नहीं कर रही है। हालांकि एक बार ये कह दिया जाता है, हाईकोर्ट को भी लिख दिया जाता है एक पत्र के, गैंगरेप के मामलों में तेजी लाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, अपराधियों को जल्द जो है निपटारा किया जाए। और ये भी कह दिया जाता है पुलिस महकमे को, सरकार के द्वारा, कि इस तरीके के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके आलम तो वही ना, हालात तो वही। जी बिल्कुल सही है। ये आपकी बात पूरी तरह से सही है। प्रदेश का मुखिया अपने आला अधिकारी, पुलिस कप्तान, आईजी को निर्देश करता है कि क्राइम पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन सीएम सिर्फ आदेश कर सकते हैं। जो हालात है उसको बदलना और क्राइम को रोकना पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। एक दिन मीटिंग हो जाती है, मीटिंग में सबको बता दिया जाता है, लेकिन हालात जमीनी स्तर पे सुधार नहीं होते हैं। तो इसको लेके काफी दुरुस्त चीजें करना चाहिए जो नहीं हो रही है। और जल्द ही अगर नहीं इस ओर ध्यान दिया गया, आला अधिकारी अपने मातहतों को के साथ सख्ती से नहीं निपटे तो हालात और से बदतर होने में ज्यादा। हालात राजधानी के हैं जो आपने बताए, ये हालात तो राजधानी रायपुर के हैं जहां पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र बैठता है, पूरा सरकार यहां पर बैठती है, तब ये हालात हैं। यहां पर हाई सिक्योरिटी व्यवस्थाएं रहती हैं। जो छत्तीसगढ़ का गौरव है रायपुर, यहां तमाम लोग विदेश से पहुंचते हैं, तमाम डेलीगेशन पहुंचते हैं, मीटिंगें होती हैं। ये हालात रायपुर के हैं जहां बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, एयरपोर्ट होता है। बाकी अगर बात की जाए छोटे छोटे शहरों की, जो आदिवासी वहां बसते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा? अगर वहां की बात की जाए तो बस्तर अंचल की बात तो कई मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं। आदिवासियों को बहला फुसला के दबाव इशारा हो रहा है जरीन, वही मैं कह रहा हूं कि वहां तो पुलिस फटकार के भगा देती है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो 2 महीने पहले की एक और निर्भया का मामला कोंटा गांव से सामने आया था, वहां का थाना प्रभारी खुद आरोपियों से सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए लेके छोड़ देता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस विभाग के ऊपर। सारे सत्तासी में जो बैठे हैं उनके ऊपर। देखिए जरीन, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। मीडिया अपना काम कर रहा है, हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं, हम लगातार सरकार को जगाने की, सिस्टम को जगाने की कोशिशें कर रहे हैं, इस तंत्र को मजबूत करने के लिए हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका उस तरह की नहीं दिख रही जो आक्रामक दिखनी चाहिए। धर्मलाल कौशिक अगर बाहर जाकर ये बाइट देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अपराध बढ़ गया है और चिंता का विषय है, सोचना चाहिए। अरे क्यों नहीं निकलते आप लेकर मसाल सड़क पर? बाकी राज्यों में कांग्रेस कर रही है ना हो हंगामा, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। फिर बीजेपी को आखिर क्यों चिंता नहीं वहां की बेटियों की, वहां के छत्तीसगढ़ के निवासियों की, बासिंदों की? यह भी तो एक बड़ा सवाल है जरीन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो विपक्ष है वो सिर्फ कमरों में या बाहर आके सिर्फ एक बाइट देने से अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा है। वो एक जन आंदोलन खड़ा करने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है, सरकार को घेरने में। और इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है। विपक्ष किसी भी तरह का एक भी आंदोलन अपराध को रोकने के लिए नहीं किया गया है। सिर्फ विपक्ष अगर आंदोलन कर रहा है तो सरकार, मोदी सरकार की नीतियों के गुणगान करने के लिए एमएसपी को सही ठहराया जा रहा है। जरीन देखिए, ये तस्वीरें देखी गई हैं, हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जब भूपेश बघेल विपक्ष में थे तो जेल की हवा खा के आए, पुलिस की लाठियां खाई, वाटर कैनन में जब बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे भूपेश बघेल, तो वाटर कैनन से उनको गिरा दिया जाता है। वो सारी चीजें रही हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला सड़क पर जो निकल के सामने आया हो बेटियों के लिए, जिसने आंदोलन करने की कोशिश की हो। जी बिल्कुल सही है। भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तो उन्होंने आंदोलन को धार दी और खुद भी शामिल हुए। अध्यक्ष होने के नाते उनके आंदोलन करने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जुड़े। लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो है अभी खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ सियासत करने में मशगूल है कि किस तरह से भूपेश बघेल। यही वजह है जरीन, यही वजह है कि सरकार फिर चेत नहीं रही। यही वजह है, जब आपको गलत को कोई गलत नहीं कहेगा तो गलत तो आगे गलती करता रहेगा। अगर जब तक विपक्ष इनको आईना नहीं दिखाएगा तब तक सरकार भी क्यों इस तरीके के मामलों को लेकर जागरूक होगी। वो सीधा कह देगी कि भाई अपराध को नियंत्रित करो, बाकी लोग सब लोग ध्यान दो, व्यवस्थाएं ठीक हैं, फिर क्यों किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। बहुत धन्यवाद जरीन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का बात करेंगे और बात होगी महाराष्ट्र की। जी हाँ, राजधानी मुंबई से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा में पोस्ट करने के मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने पुणे से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चिखली से ये आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में साइबर सेल ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है वो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और पुणे में रहकर एक कंपनी में काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर कंपनी में। और ये आरोपी सीधे तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और प्रियंका गांधी को सोशल मीडिया पर इसने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद साइबर सेल ने सीधे तौर पर एक्टिव होते हुए इसको धर दबोचा। मंसूबे क्या थे, मंशा क्या थी, आखिर क्यों सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों आखिर ये पढ़े लिखे नौजवान जो देश का भविष्य, आप देखिए ये लोग सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि साइबर सेल ने एक्टिव होते हुए इन्हें धर दबोचा, इसको पकड़ा गया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी तक को इस तरह की अश्लील बातें कही गई थी, महेंद्र सिंह धोनी को धमकी दी गई थी सोशल मीडिया पर। वो आरोपी भी गुजरात से गिरफ्तार हुआ और ये आरोपी पुणे से गिरफ्तार हुआ है। सवाल यह है कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो कि सीधे तौर पर देश का भविष्य माने जाते हैं, ये लोग, इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच किस तरह की है। सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, इनको खतरा नहीं होता, इनको भय नहीं होता, इनको डर नहीं होता कानून का। लेकिन जब गिरफ्तार होते हैं
तब इनको समझ में आता है कि क्या अपराध किया है इन लोगों ने। सोशल मीडिया जितना आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है, जितना आप उसे अपने बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना ही अगर आपने एक गलती की तो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन सवाल यही कि आखिर मानसिकता ऐसी क्यों बन रही है, क्यों समाज इस ओर जा रहा है। एक के बाद एक बड़े मामले सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल होता है। गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनके लिए अश्लील शब्द कहे जाते हैं। हालांकि उसके बाद साइबर सेल ने इसे हिरासत में लिया है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। आईटी एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई लिए चलेंगे आपको सीधा। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, आखिर समाज किस ओर जा रहा है? ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सीधे तौर पर बड़े सभ्य होते हैं, लेकिन यहाँ तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला ये युवा, ये देश का भविष्य, इस तरह की चीजें कर रहा है, सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जी सुनील, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान मुंबई सीपी ने एक बात सामने रखी थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुशांत के मामले से लेकर लगातार जो है कहीं न कहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जो है मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में साइबर सेल को मुंबई सीपी ने ये कहा था कि पूरी तरह से इस पर निगरानी रखा जाए और जांच की जाए। ऐसे में लगातार साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पुणे से त्रिशैल नाम का इस शख्स को गिरफ्तार किया है वो कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है। हालांकि ये भी बता रहा है त्रिशैल किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर लगातार ये बयानबाजी आ रही थी। ऐसे में त्रिशैल ने भी खुद कबूल किया है कि सोशल मीडिया पर केशर जल क्रिकेट का नाम का जो फेक अकाउंट बनाकर वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को जो है लगातार अश्लील तस्वीरें और अश्लील जो है भाषाओं का उपयोग कर रहा था। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या और भी ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं कि साइबर सेल के द्वारा जो इस तरह की लगातार कमेंटबाजी कर रहे हैं? क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा सत्यप्रकाश, महेंद्र सिंह धोनी को भी इस तरह की धमकियां दी गई थी सोशल मीडिया पर, उन्हें अभद्रता उनसे की गई थी, उनकी बच्ची के लिए इस तरह की हिमाकत की गई थी आरोपियों के द्वारा। देखिए सुनील, जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में हलचल चल रही है, लगातार जो है विपक्ष आक्रामक है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक पैंतरा भी हो सकता है। वहीं जिस तरह से लगातार साइबर सेल करीब 80,000 फेक अकाउंट को खंगाला है, लगातार उस पर नजर रखी है। ऐसे में जिस तरह से पुणे के चिखली से शख्स गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित है। वहीं मुंबई की क्राइम यूनिट 6 ने जिस तरह से शिकायत 9 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इस दौरान एक सुराग मिला। सुराग के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच साइबर सेल की जो है मौके पर पहुंची है टीम। हालांकि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उसको महज एक शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब पूछताछ हुई तो शख्स ने अपने सारे गुनाहों को कबूल करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान वो जो है अनिल देशमुख और जो प्रियंका गांधी को लगातार ट्वीट के जरिए या मैसेज के जरिए, फेसबुक के जरिए तमाम तरह की अश्लील भाषाओं में जो है प्रयोग करता था। सुनील, लेकिन एक चीज तो जरूर माननी होगी सत्यप्रकाश कि देखिए, एक शख्स जो फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और साइबर सेल उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार भी कर लेती है, उसे चिन्हित कर लेती है, पकड़ लेती है, क्योंकि उसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर इस तरह की टिप्पणी की और कांग्रेस की शीर्ष नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको लेकर ये बातें कही। बाकी अगर कुछ और मामलों में देखा जाए तो वहां पर इतनी एक्टिवनेस दिखाई नहीं देती है, वहां पर इस तरह की जो तत्परता है साइबर सेल की या पुलिस की वो दिखाई नहीं देती है। सुनील, देखिए ये मामला कहीं न कहीं हाई प्रोफाइल बन चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और प्रियंका गांधी को इस तरह की अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर रहा था। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम जो है फर्जी अकाउंट बनाकर जो है राजनीतिक पैतरे के तहत जो है तमाम तरह के अश्लीले जो भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। ऐसे वो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो उद्धव ठाकरे, लगातार उनको घेरने की कोशिश की जाती है। जैसा कि सुशांत मामले में तमाम सोशल मीडिया तुल पकड़ी थी, उसको लेकर अब तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, जिसमें मुंबई क्राइम सेल के अलावा जो है
मुंबई सत्येंद्र पुलिस का भी इस सवाल पूरे मामले में देखिए, जांच कर रही है। सवाल ये है पुलिस के सामने भी, साइबर सेल के सामने भी, सरकार के सामने भी, कि अगर आपने इस मामले में इतनी जल्दबाजी की, इतनी तत्परता दिखाई है, आपने अच्छा काम किया है, आपने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसे ही तत्परता जब कोई देवेंद्र फडणवीस को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है या फिर पीएम मोदी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है, तो साइबर सेल उसमें भी इतनी ही एक्टिव हो, तब तो ठीक। दोहरा चरित्र लोगों को मंजूर नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।